सुन रहा था। मुझे अपना पटना मेडिकल कॉलेज का छात्र जीवन इनके भाषण से याद आ गया। मेरे यहाँ सर्जरी के एक प्रोफेसर होते थे, प्रोफेसर मोतीलाल सिंह जी। वो इसी तरह का जब कोई बात करता था तो वो ये जरूर कहते थे कि बाबू तुम अंग्रेजी तो बहुत बोले, थोड़ा सर्जरी भी बोल लेते तो बहुत अच्छा रहता। इन्होंने एक शब्द सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स के बारे में, एक नॉट इवन वन वर्ड कि भाई आपको 44,000 करोड़ देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। यू टेल मी योर होल स्पीच इज पुट हियर, यू हैवंट सेड इवन वन वर्ड। So I am not yielding, sir. Please. No. You haven't Please. said even one word that whether this 44,000 demand is genuine or not genuine. हम लोग को थोड़ा सा आप बहुत अच्छी अंग्रेजी बोले, बहुत सारी बातें बोले, एक शब्द जरा सप्लीमेंट्री डिमांड ऑफ ग्रांट के बारे में बोल देते तो हम लोग बहुत खुश हो जाते। खैर चलिए, ये कोई नई बात नहीं है। उधर से सबों के बोलने की ऐसी ही आदत है। अभी हम लोग संविधान पे भी चर्चा सुन रहे थे तो एक सांसद महोदया ने बोला, अपने मेडल स्पीच में बोल रही थी कि छोड़िए नेहरू जी को, उन्होंने क्या किया, मोदी आपने क्या किया यह बताइए। कम से कम मुझे इतनी खुशी है कि कांग्रेस की तरफ से यह स्वीकारोक्ति आ रही है कि नेहरू जी ने बहुत सारी गलतियां कांग्रेस के राज में की थी। जहां तक मोदी जी ने क्या किया, इसको इसी से समझा जा सकता है कि हम लोग 2024-25 में लगभग 4.5 लाख करोड़ सब्सिडी के रूप में देश के गरीबों और किसानों को दे रहे हैं। 21-22 में हमने 7,57,000 करोड़ की सब्सिडी दी थी। और इतना ही नहीं, जो ये बोल रहे हैं कि राज्यों के साथ न्याय नहीं हो रहा है, हमने 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा राज्यों को सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में दिया है। इनका तो कुल बजट ही उतना होता था जिस उनके इकोनॉमिस्ट, सो कॉल्ड इकोनॉमिस्ट प्रधानमंत्री के जमाने में इंडिया का बजट जितना होता था उतना हम राज्यों को भी दे रहे हैं और उतनी हम सब्सिडी भी दे रहे हैं। पर अंतर एक ही है कि उस समय के जो माननीय प्रधानमंत्री होते थे, पहले यूपीए था, आजकल उसका नाम इंडी गठबंधन हो गया है। तो उस समय के प्रधानमंत्री पर जब भ्रष्टाचार के बारे में पूछा जाता था, बहुत सारे भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाते थे, तो वो कहते थे कि गठबंधन धर्म की मजबूरियां होती हैं, जबकि हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं भ्रष्टाचार पर बिल्कुल जीरो टॉलरेंस रहेगा। ये एनडीए और इंडी गठबंधन के नेताओं में अंतर है। 10 साल हो गए अध्यक्ष महोदय या सभापति महोदय, हम लोग बैठे हुए, किसी केंद्रीय मंत्री पर 1 रुपए के भी भ्रष्टाचार का आरोप ये आज तक नहीं लगा सकते हैं। यह हमारी सच्चाई है और आप सबकी बात करते हैं, किसी के बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं। जबकि इनकी हालत ये थी कि इन्होंने अपने गठबंधन का नाम यूपीए से बदल के इंडी रख लिया। उसका एकमात्र कारण है कि पूरा देश जानता था यूपीए और भ्रष्टाचार पर्यायवाची शब्द बन चुके हैं, इसीलिए बेचारे अपना बचाने के लिए, अपने शरीर बचाने के लिए इन्होंने गठबंधन का नाम बदल दिया। लेकिन हमारे यहाँ एक भोजपुरी में कहावत है कि सियरा हुए बा रंग बदल ले बा, अर्थात फॉक्स इज सेम, ही हैज ओनली चेंज्ड हिज कलर्स। तो वही हालत है, चाहे इंडी गठबंधन हो चाहे ये भी। आज भी अगर भ्रष्टाचार का किस्सा आता है तो या तो बंगाल से आता है या कर्नाटक से आता है। मतलब अभी 10 साल 11 साल हमें राज करते हो गए, फिर भी भ्रष्टाचार जहां से उभरता है वहां किसी न किसी इंडी गठबंधन के ही प्रदेश से उभरता है। ये इस देश की विडंबना है। आज हम लोग के खिलाफ एक और नैरेटिव हर जगह चलाया जाता है और वह नैरेटिव होता है कि आपने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। अगर हमारे माननीय नेता सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स का पढ़ लिए होते कि क्या कुछ उसमें लिखा हुआ है तो उनको यह पता रहता कि उनके ज़माने में जितना कृषि मंत्रालय का बजट होता था उतना हम अभी किसानों के लिए इस सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट में एक्स्ट्रा मनी मांग रहे हैं। लगभग 25,000 करोड़ अभी हम मांग रहे हैं। हम लोगों ने इस देश के किसानों को किसान सम्मान निधि के माध्यम से 3,46,000 करोड़ रुपए हम यहाँ के किसानों को कैश डीबीटी के माध्यम से दिए हैं और ये 100% पूरा 3,46,000 करोड़ किसानों को गया है। यह वह राज नहीं है कि मैं 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसे जाता है। अगर मोदी जी ने 3,46,000 करोड़ रुपए भेजा है, एक एक किसान को वह पैसा मिला है, उसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। यह हमारी सरकार का है। उसी तरह से हम लोगों ने केवल इस सरकार में मोदी 3.0 में 14,235 करोड़ की 7 योजनाएं किसानों के कल्याण के लिए हम लोगों ने स्वीकृत की है। यह हमारी पहचान है। एमएसपी में 10 वर्षों में हमने
रिकॉर्ड वृद्धि की है, यह हमारी पहचान है। पर दिक्कत एक ही है, क्यों नहीं बोल पाते हैं लोग, क्योंकि इनके किसी नेता को सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स 203 पेज का। अब 203 पेज पढ़ने के लिए इतना ज्यादा तपस्या करना पड़ेगा सर कि उसके गर्मी से शरीर को आग लग जाने का भी खतरा हो सकता है। इसीलिए बेचारे कोई सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर नहीं पढ़ते हैं। जब से हम लोगों ने 2009 से हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, पहले हम लोग देखते थे कि नेताजी पहले कुर्ता पजामा पहनते थे, लेकिन जब से मोदी का पहली सरकार आई, मोदी जी की दूसरी सरकार आई, तीसरी सरकार आई, तो तपस्या से इतना ज्यादा गर्मी बढ़ी कि अब दिसंबर में भी टी शर्ट पहनते हैं। और मोदी जी की चौथी और पांचवी सरकार आना निश्चित है, तो उस समय क्या होगा मैं नहीं बोलूं, अभी तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। तो ये हालत इन सबों की। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं नहीं बोल रहा हूँ ये सब, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि वे वित्तीय घाटा को काबू करने के लिए बजट के समय जो उन्होंने 5.1% ऑफ फिस्कल डेफिसिट का बात किया था, वो अब 4.9% कर दिया गया। इसके यह बताता है कि यह सरकार कितने अच्छे ढंग से वित्तीय प्रबंधन कर रही है। सभापति महोदय, मैं इस सप्लीमेंट्री डिमांड में जो रेयर हेल्थ डिजीजेस के लिए 317 करोड़ रुपए अलग से दिया है, उसके लिए भी रेयर हेल्थ डिजीज सफर करने वाले सभी मरीजों की तरफ से इस सरकार को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि दुनिया का 1/3 रेयर हेल्थ डिजीजेस हमारे देश में होता है। वैसे ही हेल्थ रिसर्च के लिए जो 89 करोड़ रुपए की राशि सप्लीमेंट्री डिमांड में दी गई है, उसके लिए भी यह बहुत ही अच्छा फैसला है। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को कैशलेस ट्रीटमेंट के लिए जो 128 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि दी गई है, वह भी यह बताता है कि यह सरकार कितनी संवेदनशील है। महोदय, जब पूरा 2020-21 में यह पूरा विश्व आर्थिक व्यवस्था से लड़खड़ा रहा था, तो उसके बाद हम उठ करके दुनिया में बड़े राष्ट्रों में सबसे तेज इकोनॉमी से बढ़ने वाले हम राष्ट्र हुए हैं। और यही जनता के अटूट विश्वास से खरा उतरने का मोदी मैजिक है। और इसी कारण हम लगातार 3 बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं। और यही एक कारण है कि जो हमारे साथी कांग्रेस के सांसद हैं, वह भी लगातार 3 बार डबल डिजिट में आ रहे हैं। आज तक 3 डिजिट में नहीं आ सके 3 बार में, लेकिन इस बार मैं एक परिवर्तन जरूर देख रहा हूं कि डबल डिजिट में सांसदों की संख्या होने के बावजूद भी ये लोग इतने खुश, जोश और जज्बे से भरे हुए हैं कि मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमेशा डबल डिजिट में रहें, जिससे इनका जोश और जज्बा हमेशा बरकरार रहे, एकदम बिल्कुल बरकरार रहे। क्योंकि लेकिन एक डर है, जिस तरह से आजकल इंडी गठबंधन में चल रहा है और इनके लीडरशिप पे क्वेश्चन हो रहा है, कहीं ऐसा नहीं हो कि गठबंधन के लोग, सुप्रिया जी बोल ही चुकी है कि टीएमसी के ममता जी पर विचार किया जाए, आरजेडी भी बोल रही है ममता जी पर विचार किया जाए। अगर कई सारे धर्मेंद्र जी भी बोलते रहते हैं, तो अगर ये सब लोग अगर भाग गए तो ये कांग्रेस पार्टी सिंगल डिजिट में आ जाएगी। अभी तो ये रीजनल पार्टी की कृपा से किसी तरह डबल डिजिट हो पाए हैं। अध्यक्ष महोदय, मुझे बस इतना ही कहना है कि कभी भी काठ की हांडी दोबारा नहीं चढ़ती है। और यही नतीजा है कि हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे में लोकसभा के नतीजे तो इनके लिए कुछ अच्छे हुए, लेकिन 3 महीने में भी जनता ने समझ लिया इनकी हकीकत को, और हरियाणा और महाराष्ट्र से रिकॉर्ड मतों से इनको बाहर करने का काम उसी जनता ने किया है जो लोकसभा के समय उस राज्यों में दूसरा लिखा था। सभापति महोदय, जब इस देश का इतिहास लिखा जाएगा तो यह भी जरूर लिखा जाएगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय भारत कैसे एक दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन रहा था, लेकिन एक इकोनॉमिस्ट प्रधानमंत्री जी ने आके अपने कार्यकाल समाप्त होते होते तक उसको सबसे निचले पायदान पर पुनः खड़ा कर दिया। और यह भी लिखा जाएगा कि कैसे एक गरीब चाय वाले ने अपने तीसरे टर्म में दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी भारत को बनाने के लिए लगातार मेहनत करके उस सफलता के उस मकान को हासिल किया। अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष हम 48 लाख करोड़ से ज़्यादा रुपए खर्च कर रहे हैं, और इसके लिए चाहे वह जीएसटी हो, मुद्रा योजना, जनधन खाता, डीबीटी, और सबसे ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी का यह विश्वास कि अगर हम अपने युवाओं को, हम अपने महिलाओं को समुचित अवसर देंगे तो 2047 तक इस देश को विकसित राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता है।
और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारी सेल्फ हेल्प की बहनें। आज 1 करोड़ से ज़्यादा लखपति दीदी बन चुकी है। 2 करोड़ का वादा जो प्रधानमंत्री जी ने 3 करोड़ किया था, हम उसको भी अचीव करने जा रहे हैं। बिहार जैसे पिछड़े राज्य में भी हमारी जीविका की बहनों ने एक ऐतिहासिक काम किया है और बिहार के एक सांसद के रूप में मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि यूपीए ने 10 वर्षों में जहां केवल बिहार को 75,000 करोड़ रुपए ग्रांट के रूप में दिए थे, वहीं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार को 2,81,000 करोड़ रुपए ग्रांट के रूप में बिहार को मिला है। और यह बताता है कि प्रधानमंत्री जी न केवल अंतिम व्यक्ति के लिए संवेदनशील हैं, बल्कि जो इंडी गठबंधन का एक घटक है आरजेडी, जिसके 1990 के 2005 के राज में बिहार की स्थिति 1947 के बिहार की हो गई थी, उसके बारे में भी वह इतने संवेदनशील है। उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। आज से 1.25 साल पहले एक नरेंद्र ने यह भविष्यवाणी किया था अमेरिका में कि अगली सदी भारत की होगी, और दूसरा नरेंद्र इस देश का प्रधानमंत्री बन करके उस सपने को हकीकत में बदलने का काम कर रहा है। और वह सपने के साथ इस देश की प्रत्येक जनता चल रही है। हम लोगों ने पहले देखा था कि इस देश में हम बच्चे थे तो खिलौना मेड इन इंडिया होता था, पर हमारे जब बच्चे आए तो खिलौना विदेशों से आके बनने लगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के साथ ही न केवल हम लोगों ने मेक इन इंडिया और PLI का निर्णय लिया, और इसके कारण मेगा टॉय पार्क, मेगा टेक्सटाइल पार्क्स, मेगा फार्मा पार्क्स, डिफेंस कॉरिडोर, ये सब स्थापित करके जो देश खिलौनों पर विदेशों से निर्भर हो गया था, आज हम ब्रह्मोस जैसे मिसाइल और हाईटेक उपकरण दुनिया को बेचने का काम कर रहे हैं। यह मोदी जी की उपलब्धि है। आज हम सेमीकंडक्टर प्लांट्स लगाने जा रहे हैं, जो कि दुनिया में हमें एक नई ऊंचाई पर हमारे इंडस्ट्रीज को पहुंचाएगा। हमने एक तरफ हर गरीब को बिजली, गैस, मुफ्त अनाज, मुफ्त इलाज, घर, शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं की हम पूर्ति कर रहे हैं, वहीं हम बिना गारंटी के रेहड़ी पटरी से लेकर देश के युवाओं को, विश्वकर्माओं को सब्सिडाइज्ड लोन देने का काम कर रहे हैं, जिससे हमारा प्रत्येक व्यक्ति आर्थिक तरक्की कर सके। लेकिन इतने सारे इन लोगों के इल्जाम के बावजूद भी मुझे याद है हमारे माननीय स्वर्गीय अरुण जेटली जी को मैं आज श्रद्धांजलि भी देना चाहूँगा। उन्होंने कहा था कि यस वी आर इंडस्ट्री फ्रेंडली गवर्नमेंट, और यह बिल्कुल साफ है कि जो ईमानदारी से टैक्स भरेगा सरकार उस इंडस्ट्रीज का साथ देगी, लेकिन जो बेईमानी और भ्रष्टाचार करेगा यह सरकार उसको किसी भी स्तर पर छोड़ने वाली नहीं है। और यही इनकी तकलीफ का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि ये एक का नाम ले रहे थे, मैं भी एक इंडस्ट्रियलिस्ट का नाम लेना चाहूंगा जिसका नाम ये हमेशा लेते हैं, और वो इंडस्ट्रियलिस्ट का नाम नीरव मोदी है। यह जानने की चीज है कि कौन इंपीरियल होटल में गया था। इंपीरियल होटल में रात को मॉडलिंग शो देख करके अगले दिन नीरव मोदी को कैसे पैसे मिल गए बैंकों से उधार, यह भी बताने का काम हमारे यूपीए गवर्नमेंट के समय के हमारे मित्रों को जरूर करना चाहिए। आज हम लोग हर चीजों के लिए कृत संकल्प है। इस देश को हम अगर विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भारत के प्रत्येक उद्यमी को हमें सामने खड़ा होना होगा, उसकी मदद करनी होगी। और इसलिए मैं इस डिमांड फॉर सप्लीमेंट्री ग्रांट्स फॉर डिमांड्स का मैं निर्मला सीतारमण जी के द्वारा लाए गए का मैं पूर्ण समर्थन करता हूं, और अपने प्रधानमंत्री जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि लोक कल्याणकारी योजनाओं में जो उन्होंने कुछ किया है उसके लिए भारत के नागरिक भी सदा आभारी है। और हम आप कितने भी रोड़े अटका लीजिए, 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बन करके ही रहेगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद जी। श्री लालजी वर्मा, श्री लालजी वर्मा जी। माननीय सभापति जी, आपने मुझे 2024-25 के अनुपूरक बजट